हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 2 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकेंड का है दोस्तों। और दोस्तों, ये सेट नंबर 56 है। इसके पहले 55 सेट का वीडियोज दोस्तों दिया जा चुका है, जा करके उसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सिंगी वाले जो गैंडे होते हैं, एक सिंग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, इसी को घुमा करके पूछता है कि ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये किस राज्य में है। तो दोस्तों, ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में है और ये कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। ये पॉपुलर क्वेश्चन है आपके रेलवे के साथ साथ ये एसएससी में भी और कई एग्जामों में, बैंकिंग में भी ये सब क्वेश्चन आए हैं। अगला दोस्तों, अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों, अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला जो पहला व्यक्ति था वो यूरी गागरिन था। और दोस्तों, आपसे ये भी पूछता है कि ये यूरी गागरिन जो थे ये किस देश के थे। तो दोस्तों, ये जो थे ये रूस के थे। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें, कोशिका की ऊर्जा इकाई एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, एनर्जी करेंसी जो ऊर्जा की इकाई होती है इसे जो होता है एटीपी कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ये आपसे कई बार पूछा गया है एटीपी का फुल फॉर्म, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसी को कोशिका की ऊर्जा इकाई कहा जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस का मतलब ये हो गया कि ऊर्जा घर जो होता है वो क्या किसे कहा जाता है? ऊर्जा घर। तो दोस्तों, ऊर्जा घर जो होता है कोशिका का उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर ये पूछता है आपसे कि ऊर्जा इकाई किसे कहा जाता है, ऊर्जा इकाई एनर्जी करेंसी जो है तो वो एटीपी होगा। लेकिन अगर कहेगा पावर हाउस किसे कहते हैं, यानी कि पावर घर जो है, तो वो कहा जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला दोस्तों, इसमें भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था। तो दोस्तों, इसमें पहला जो था नाभिकीय परीक्षण जो आपका हुआ था ये 18 मई 1974 को किया गया था। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें ये पोखरण परमाणु परीक्षण से आपका कई बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जितने परीक्षण हुए हैं सबको रट्टा मार जाइएगा और मैं यहाँ पे आपको डिस्कस भी कर देता हूँ। तो पहला वाला जो हुआ था दोस्तों हमारा परमाणु परीक्षण, ये 1974 में हुआ था। और जो दूसरा वाला था दोस्तों ये 1998 में हुआ था। और दोस्तों, ये भी आपसे पूछता है कि ये पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था ये पोखरण कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है, ये भी आपसे पूछता है। और दोस्तों, ये भी पूछता है कि पोखरण परमाणु परीक्षण जो पहला हुआ था 1974 में, इसका जो कोड क्या रखा गया था, कोड इसका क्या रखा गया था। तो इसका कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा का यानी कि हिंदी होगा इसको बुद्ध मुस्कुराएं, ये था। और जो दूसरा वाला था जो 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था, इसका जो कोड रखा गया था ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। क्या? ऑपरेशन शक्ति, इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति ये था। दोस्तों, ये स्क्रीन छोटी हो जाती है इसलिए थोड़ा सा इसी में जगह नहीं मिलता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि ये जो दोनों हुए थे परीक्षण, ये जो दूसरा वाला जो हुआ था
1998 में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, इसमें 2 बार हुआ था। एक 11 मई को पहला हुआ था जो 3 परीक्षण किए गए थे, और जो दूसरा था वो 13 मई को किया गया था जिसमें 2 परीक्षण किए गए थे। तो ये 11 मई को भी हुआ था और 13 मई को 1998 को हुआ था, यानी दूसरे बार में 2 बार परीक्षण किए गए थे, 11 मई और 13 मई। तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी 2010 में की गई थी। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, जल एवं अघुलनशील पदार्थों की मिश्रण की भारी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे अवसादन कहा जाता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई जल है, जल के अंदर कोई अघुलनशील पदार्थ है, कंकड़ उकड़ जो है, तो जब ये नीचे बैठ जाते हैं इसी क्रिया को अवसादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? तो दोस्तों सबसे लंबे वृक्षों की जो प्रजाति होती है वो रेड वुड होती है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अगला है दोस्तों, ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ESS का जो पूर्ण रूप होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है। इसको याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है। और दोस्तों ये आपके रेलवे में कई बार पूछा गया है कंप्यूटर वाले क्वेश्चन में। अगला है दोस्तों, एंटोमोफिली परागकण इनमें से किसकी मदद से होता है? तो दोस्तों एंटोमोफिली जो परागण होता है वो कीट के माध्यम से होता है। जो परागण होता है कीटों के माध्यम से उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। और इसी क्वेश्चन को जो घुमा करके पूछता है, तो जो मैंने बोला याद रखिएगा कि कीटों के माध्यम से होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो इसी को एंटोमोफिली कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोनों तरीके से, और ये पूछा भी गया है। अगला दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रकृति में जो पाए जाने वाले धातु यौगिक होते हैं इनको हम खनिज कहते हैं, इन्हीं को हम खनिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झेलम का युद्ध किसने जीता था? तो दोस्तों झेलम का युद्ध जो था ये सिकंदर ने जीता था। दोस्तों इस क्वेश्चन को, 12वें क्वेश्चन को अच्छे से सुन लीजिए, क्या क्या है इसमें फैक्ट। झेलम का जो युद्ध होता है दोस्तों इसी को ही हाइडेस्पीज की युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध, दोनों एक ही है। और ये भी आपसे पूछता कि ये कब हुआ था, तो ये 326 BC में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये 326 BC में, 326 BC में ये हुआ था, यानी 326 ईसा पूर्व में। एक और इस किनके बीच हुआ था ये भी पूछता है। तो एक तरफ दोस्तों जो था सिकंदर था और दूसरी तरफ पोरस, और सिकंदर और पोरस के बीच में ये आपका युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस। इनका जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसे झेलम का युद्ध कहते हैं। लेकिन मूल रूप से इतिहास में इसे हाइडेस्पीज के नाम से जाना जाता है, जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इतना याद रखिएगा। और एक बार आपसे सीधे सीधे पूछा था कि हाइडेस्पीज युद्ध कब हुआ था, तो 326 BC उसका आंसर बनाया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों किशोर श्रेणी के अंतर्गत जो है वो 50 से 5 लाख तक का छोटे जो कारोबारी होते हैं उनको 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे में कई बार आया है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों एक फैक्ट और याद रखिएगा कि अनुच्छेद
25 जो है, अनुच्छेद 325, तो दोस्तों अनुच्छेद 324 और 325 ये जो दोनों हैं ये आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। और जो वयस्क मताधिकार का अधिकार आपको दिया गया है, जो 18 वर्ष होने पे आप मताधिकार करते हैं, वो अनुच्छेद 326 में उसका प्रावधान किया गया है। अगला दोस्तों, भारतीय वायुसेना की संस्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना की जो संस्थापना यानी स्थापना जो इसकी की गई थी वो आपका हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, और ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। और दोस्तों इसको याद रखने का एक ट्रिक और याद रखिएगा कि 1932 में ही पूना समझौता हुआ था। पूना जो समझौता, इसके पहले कई सेटों में मैं बता चुका हूं जहां क्वेश्चन आया है कि पूना समझौता जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था वो भी 1932 में हुआ था, और ये आपकी भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई है वो भी 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। अगला दोस्तों का, भारत का एकमात्र राज्य जहां संगाई हिरण पाए जाते हैं, तो दोस्तों मणिपुर है ऐसा राज्य भारत का जहां पे संगाई हिरण पाए जाते हैं, और ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ जो है ये 2015 में किया गया था। और दोस्तों ये भी योजना आपसे पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी। दोस्तों जो योजनाओं से संबंधित डेट होते हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये योजनाओं से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अगला है दोस्तों, इसमें द जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों उस समय जो पुस्तक ये आई हुई थी ये किन्स की थी, जॉन मेनार्ड किन्स की ये पुस्तक है, और दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है, तो इसको याद रखिएगा इकोनॉमी के अप्रोच से। अगला दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? तो दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा है कि पानीपत के किस लड़ाई में हराया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने हराया था। दोस्तों अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला तो याद रखिए दोस्तों कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 3 युद्ध हुए थे पानीपत का। पहला जो हुआ था आपका 1526 में हुआ था, दूसरा जो है 1556 में हुआ था, तीसरा जो हुआ था 1761 में हुआ था। तो ये तीनों पानीपत के युद्ध कब कब हुए थे इसको याद रखिएगा, ये तीनों। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये आपका खांडवा का जो दिया गया है, ये खांडवा नहीं दोस्तों, ये खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1527 में। और दोस्तों ये चंदेरी का ये चौसा का युद्ध जो है ये 1539 में हुआ था। और ये इतना फैक्ट दोस्तों इससे याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये को जितने भी मैंने बताए ये आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो दोस्तों इसमें महारत्न कंपनी जो है हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड ये नहीं है। बाकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये सब महारत्न कंपनियां हैं। अगला है दोस्तों, 2019 में प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका उद्घाटन उन्होंने ग्रेटर नोएडा में किया था। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये नोएडा नहीं ये ग्रेटर नोएडा में है, तो इसको कंफ्यूज मत होना। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 2018 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों उस समय जो था डेनिस मुक्वेन और नादिया मुराद को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इधर आपकी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस साल 2024 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, खासकर शांति का नोबेल पुरस्कार, ये आप और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार, इसको रट्टा मार के जाइएगा, आपके एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद रखिएगा।
और प्रधानमंत्री ने कोई भी अच्छी बड़े संस्थान की स्थापना जहाँ पे किया होगा उसको भी तैयार करके जाइएगा। अगला दोस्तों 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? तो दोस्तों राजा जे चेलैया के अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों एक बार इसका पूछ लिया था कि चेलैया जो समिति थी कर सुधार से, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में किया गया था। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों जो स्पीकर होता है यानी लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा पर उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व पूरा प्राधिकार होता है, यानी लोकसभा की कार्रवाई को वो जैसे चाहे वैसे चला सकता है, उसके लिए जो नियम है और कोई अगर नियम को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए सारा अधिकार उसी के पास होता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? तो दोस्तों ये जो था ये 1858 का जो एक्ट आया था उसी के तहत। दोस्तों इसी को सिंपली एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राज्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था? तो क्वेश्चन ऑप्शन आंसर बनाया था 1858 के एक्ट के माध्यम से। तो इसको दोनों तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों 1857 के जो विद्रोह हुआ था, इसी को आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिए ये 1757 जो दिया गया है यही प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों आपसे पूछता है तो 1757 में। अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव था और बंगाल का नवाब उस समय सिराजुद्दौला था, जिनके बीच ये प्लासी की लड़ाई हुई थी। अगला दोस्तों भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है जीके टाइप के क्वेश्चन में और आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? दोस्तों धुरी शक्तियों का जो हिस्सा था उस समय वो जर्मनी था। जर्मनी जो था ध्रुवी शक्तियों का हिस्सा था। दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ये डेट भी याद रखिएगा, 1939 से 1945 तक। इस दौरान दोस्तों विश्व की जो बड़ी शक्तियां थी दो भागों में बट गई थी। एक तरफ धुरी शक्तियां थीं और एक तरफ थी मित्र शक्तियां। तो मित्र शक्तियों ने ही धुरी शक्ति को पराजित किया था और मित्र शक्तियों में जैसे ब्रिटेन, यूएसए, रूस, ये सब मित्र शक्ति के अंतर्गत थे। और धुरी शक्तियों के अंतर्गत दोस्तों जैसे जर्मनी था और छोटे छोटे देश थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया है कि राज्य न्यायपालिका को लोक सेवाओं में कार्यरत कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा? तो दोस्तों ये अनुच्छेद आपका जो 50 है इसी में कहा गया है। अनुच्छेद 50 जो है यही कहता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। दोस्तों इसको सीधे सीधे यही पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। और ये जो 50 है दोस्तों अनुच्छेद ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, क्योंकि भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों हवा महल का निर्माण है महाराजा समाई प्रताप सिंह ने कराया था। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ये हवा महल है कहाँ पर? तो ये जयपुर में है। और ये जयपुर कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान राज्य में है। इसको भी याद रखिएगा और नाम तो याद ही रखना है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि महाराजा समाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें
ये पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये पैसेज टू इंडिया के उपन्यास के लेखक गुन्नार मिर्डाल हैं। गुन्नार मिर्डल हैं। और दोस्तों ये कई बार काफ़ी पॉपुलर किताब है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। ये पैसेज टू इंडिया हमेशा पूछते रहता है कहीं न कहीं। अगला दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू किया गया था। और दोस्तों यहीं ये भी जान लीजिए कि आपका जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग जो आंदोलन था ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1920 में शुरू हुआ था, 1920 में। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों, ये आपका 1930 में शुरू किया गया था। और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियो मिलता रहे। अगला है दोस्तों, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये OECD का जो मुख्यालय है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था, उत्तर प्रदेश के पटियाली में। और ये कई बार पूछा गया है अमीर खुसरो के जन्म के बारे में। और ये पटियाली कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। और आपसे ये भी पूछता है कि ये नील नदी कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका में है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियोज में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।